हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन। किस राज्य सरकार ने मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू किया है मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन। तो ये एक तरह की मोबाइल वैन है जिसमें अलग अलग तरह के मल्टी पैरामीटर सेट किए गए हैं, उनमें इक्विप किए गए हैं इस वैन में, जैसे कि एनालाइज़र, सेंसर, प्रोब्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि वाटर क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। और इसी वैन को, ये एक तरह की मूविंग लेबोरेटरी है जिसे लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन के अंडर में, ओके, जिसके तहत 2024 तक हर रूरल एरियाज़ में, हर रूरल घर में टैप वाटर प्रोवाइड कराना है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी जल जीवन मिशन के अंडर में इसे लॉन्च किया गया है। तो जो हरियाणा की वाटर क्वालिटी है ये मेनली अफेक्ट होती है कई तरह के कंस्टिट्यूएंट से, जैसे कि TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसके अलावा फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और अल्कैलिनिटी। इन सब कंस्टिट्यूएंट से जो हरियाणा का वाटर है, पानी है, वो मेनली अफेक्टेड होता है। और ये जो लैब है ये कई तरह की वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स चेक कर सकती है, जैसे कि पानी की pH वैल्यू, इसके अलावा अल्कैलिनिटी, TDS, हार्डनेस, रेसिडुअल क्लोरीन, जिंक, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टर्बिडिटी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट और वाटर सैंपल्स। तो इन सब चीज़ों को, ये अलग अलग पैरामीटर है जिन्हें ये वैन चेक कर सकती है। और इसके लॉन्च हो जाने से ऑन द स्पॉट है, किसी साइट पे अगर कंप्लेन आती है वाटर ख़राब होने की, वहाँ पे अगर वाटर का क्वालिटी ख़राब है तो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे जाके वाटर का क्वालिटी चेक किया जा सकता है। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मानक दिवस मनाया गया। तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, यानी कि विश्व मानक दिवस। तो इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। ओके, थीम जरूर याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। और इसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे या उसके साथ ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे के नाम से जाना जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है, तो जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, यानी कि जो मानक तय किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनका क्या इम्पोर्टेंस है किसी देश की इकोनॉमी में, उसके अलावा कंज्यूमर के लिए, और जो भी इंडस्ट्री हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनके लिए उस स्टैंडर्ड का क्या महत्व है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसके अलावा जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं और साइंटिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, तो ये जो एक्सपर्ट और साइंटिस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, तो उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी ISO, उसके अलावा IEC, ITU, IEEE, तो इस टाइप की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अलग अलग टाइप के फील्ड में स्टैंडर्ड्स बनाती हैं सामान के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस साल वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 के लिए एक पोस्टर कंपटीशन रखा गया था, और वहाँ पे भारत की ज्योति बिष्ट फर्स्ट प्राइज़ मिला उन्हें। ओके, ज्योति बिष्ट, ये नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। ज्योति बिष्ट ने जीता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2020 का पोस्टर कंपटीशन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका, तो मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करते चलिएगा। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और ये पहली बार मनाया गया है। इसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम रखी थी पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसका 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे इंडिया में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। इसके लिए थीम रखी गई थी रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके साथ ही 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक। इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ।
उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। और उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी साल होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है भारत में नेशनल पोस्टल वीक। और 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। और उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। उसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसकी थीम रखी गई थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। उसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। उसके बाद 13 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसके लिए थीम रखी गई थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। और 14 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म में। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF और MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स प्रोजेक्शन व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडिया GDP इन 2020-21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्षेपण के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में संकुचन दर क्या रहेगी। तभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना प्रोजेक्शन दिया है भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद को लेके फिजिकल ईयर 21 के फिजिकल ईयर 21 के लिए ये प्रोजेक्शन है। और इनके अकॉर्डिंग जो भारत की GDP है उसमें 10.3% की गिरावट आएगी 2020-21 में, यानी फिजिकल ईयर 21 में। ओके, 10.3% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो IMF ने पहले प्रोजेक्शन दिया था कि जो भारत की GDP है उसमें 4.5% की गिरावट आएगी, और वहीं 2021-22 में जो भारत की GDP है वो 6% की दर से ग्रो करेगी, बढ़ेगी। लेकिन कोविड-19 के लगातार बढ़ते केसेस के कारण हर जगह इकोनॉमी गिर रही है, तो इसी कारण जो प्रोजेक्शन लगाया गया था, प्रेडिक्शन किया गया था, उसको फिर से चेंज किया गया है। और नए प्रोजेक्शन के अनुसार भारत की GDP में अब 10.3% की गिरावट आएगी 2020-21 में, और वहीं 2021-22 यानी कि फिजिकल ईयर 22 में भारत की GDP में 8.8% की दर से ग्रो करने की अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा। ओके, 2021-22 में भारत की GDP 8.8% की रेट से ग्रो करेगी, तो 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10.3% से, और 2021-22 में ग्रो करेगी 8.8% से। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC USA में। MD हैं यहाँ की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट में मेंबर्स हैं 189। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं भारत की GDP को लेकर अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन आए हैं 2020-21 के लिए। तो अंकटैड के अनुसार 5.9% की गिरावट आएगी भारत की GDP में इस साल। और ये जो माइनस साइन दिख रहा है आपको सबके पहले निगेटिव साइन, इसका मतलब है GDP में गिरावट। तो केयर रेटिंग के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिश सॉल्यूशन के अनुसार 8.6% की गिरावट। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार 8.6% की गिरावट। वहीं ADB, क्रिसिल और S&P रेटिंग तीनों के ही अनुसार 9% की गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 9.5% की गिरावट। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 9.6%। OECD के अनुसार 10.2%। IMF ने अभी बताया कि 10.3% की दर से गिरावट आएगी। फिच रेटिंग के अनुसार 10.5%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 10.9%। ICRA के अनुसार 11%। मूडीज़ के अनुसार 11.5%। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 11.8%। NCAER के अनुसार 12.6%। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 14.8%।
और NSO जो है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके अनुसार भारत की GDP में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। तो सबने यही अनुमान लगाया है कि GDP में गिरावट आएगी, और ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक के कारण, ओके, कोविड-19 के कारण इस साल GDP में गिरावट आ रही है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड फाउंड बाय केरला गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द फार्मर्स? केरल सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए बनाए गए बोर्ड का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों के लिए एक बोर्ड बनाया है, ओके, उनके उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाया है, और उस बोर्ड का नाम रखा गया है केरला कृषक क्षमानिधि बोर्ड, ओके। ऑप्शन नंबर 2, केरला कृषक क्षमानिधि बोर्ड। तो केरल सरकार ने ये बोर्ड बनाने का फैसला लिया है वहाँ के फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, ओके, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये फंड बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड। इसके अलावा देश में ये पहली बार हो रहा है जबकि किसानों के लिए कोई ऐसा बोर्ड बनाया गया है, और केरला सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो बोर्ड बनाया जाएगा वहाँ के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे डॉक्टर पी राजेंद्रन, ओके, ये भी याद रखिएगा, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए जाएंगे डॉक्टर पी राजेंद्रन। तो जो केरला का कृषक क्षमानिधि एक्ट है वहाँ पे बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। उसमें इंक्लूडेड है हॉर्टिकल्चर, मेडिकल प्लांट का कल्टीवेशन, नर्सरी मैनेजमेंट, फिश, ऑर्नामेंटल फिश, म्यूजल, बीज, सिल्क वॉर्म, पोल्ट्री, डक्स, गोट, रैबिट, लाइव स्टॉक, इन सब चीज़ों का जो पालन करते हैं, इनकी खेती करते हैं, उन्हें भी फार्मर कहा जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड है उसे यूज़ करना और उसे मेंटेन करना, ये सब कुछ भी एग्रीकल्चर के अंडर में ही आता है। तो जो भी फार्मर्स हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, ये जो एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड हैं इस एक्ट में, तो जो भी फार्मर्स हैं अगर वो इस बोर्ड के मेंबर बनना चाहते हैं तो उन्हें 100 रुपये एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा मंथली फ़ीस भी 100 रुपये रखी गई है, यानी पर मंथ 100 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और वो इस बोर्ड का मेंबर बन जाने के बाद जो फार्मर्स हैं उनको कई तरह की सुविधाएँ मिलेंगी, जैसे कि पर्सनल पेंशन, फैमिली पेंशन, उसके अलावा सिकनेस है अगर तो उसके लिए बेनिफिट खर्च उठाएगी सरकार, डिसेबिलिटी बेनिफिट, मेडिकल असिस्टेंस मैरिज के लिए, और मैटरनिटी अलाउंस, और एजुकेशन के लिए असिस्टेंस। तो काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी इस बोर्ड के मेंबर बनने के लिए, और इसमें से फार्मर्स ही शामिल हो सकते हैं। फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव विथ ट्राइफेड एंड छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन? किस संस्थान ने ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के साथ मिलकर वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है टेक फॉर ट्राइबल्स, ओके। तो ये जो टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ ही छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के द्वारा मिलके, इसका जो मेन एम है, इसका एम है जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, उनका डेवलपमेंट करना। और इसका फोकस है जो भी वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, उनके अंदर सॉफ्ट स्किल लाना, इसके अलावा वहाँ के IT और बिजनेस को डेवलप करना। इसे ऑपरेट किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, और ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि वंधन विकास केंद्र के अंडर में आते हैं, ऑपरेट होते हैं। तो इसके अंडर में लगभग 6 हफ्ते लंबी चलने वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि चलेगी 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक। और इस 6 वीक के अंदर जो भी वंधन बेनिफिशरी हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो उनको ट्रेन किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएशन के लिए, किस तरह से वो छोटी अपनी संस्था बना सकते हैं बिजनेस के लिए। उसके अलावा किस तरह से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसके फंक्शनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसे तैयार किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मनोज कुमार भारती जी को नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में। उसके अलावा जो नीना मल्होत्रा जी हैं, नीना मल्होत्रा जी को भी हाल ही में इटली में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके अलावा जो जयदीप मजूमदार हैं, ये ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत हैं पहले से ही, और हाल ही में इन्हें ऑस्ट्रिया के साथ साथ
होली सी के होली सी में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और जो प्रमोद कुमार सावंत जी हैं, प्रमोद कुमार सावंत जी को हाल ही में नीदरलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो इंडोनेशिया है, यहाँ की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है यहाँ की इंडोनेशियन रुपया के इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द 5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन। व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तभी हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान जी ने अध्यक्षता की है 5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन की, यानी व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है अभी हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान जी ने। तो इन्होंने अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। और वहीं अगर बात करें कि मैक्सिको की तरफ से अध्यक्षता किसने की, तो जो मैक्सिको के मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको हैं लुज मारिया दे ला मोरा लुज मारिया दे ला मोरा जी ने अध्यक्षता की है मैक्सिको की तरफ से। तो इस मीटिंग में दोनों ही देशों के द्वारा जो उनके बीच का ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है और जो भी कमर्शियल रिलेशन है उसको रिव्यू किया गया। उसके अलावा दोनों ही देशों द्वारा डिस्कस किया गया कि किस तरह से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है एक दूसरे के देशों में। उसके अलावा किस तरह से ट्रेड को और कॉमर्स को बढ़ाया जा सकता है भारत और मैक्सिको के बीच में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट एक्सेस कैसे करवाया जा सकता है ये भी डिस्कस किया गया। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें किस तरह से कोऑपरेट किया जा सकता है दोनों देशों के बीच, ये चीज़ भी डिस्कस की गई। उसके अलावा दोनों देशों के बीच टूरिज़्म को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है इस बारे में भी डिस्कशन किया गया। और दोनों ही देशों के बीच 2 MOU साइन किए गए। तो पहला MOU साइन किया गया मैक्सिकन चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ यानी कि CANIETI के द्वारा और भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं दूसरा MOU साइन किया गया मैक्सिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी और भारत की तरफ से FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मैक्सिको है यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो और प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फॉर बोथ इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए कौन सा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया गया था? तभी हाल ही में सुरक्षा कवच नाम का एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई थी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए। और ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई थी इंडियन आर्मी का जो सदर्न कमांड है वहाँ का एक फॉर्मेशन है अग्निबाज डिवीज़न तो इस अग्निबाज डिवीज़न के ओर से ऑर्गेनाइज कराई गई थी ये एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज। और ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए लुल्ला नगर पुणे में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो जो अग्निबाज डिवीज़न है इंडियन आर्मी का उसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसे 41st आर्टिलरी डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्सरसाइज में अलग अलग टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि क्विक रिएक्शन टीम्स, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम आर्मी की, उसके अलावा ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और उसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। तो अलग अलग तरह की टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस ड्रिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। किस बैंक ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन अमेरिकी की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई है? तो हाल ही में भारत सरकार के बिहाफ में एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन की
लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है जो मालदीव की कैपिटल है माले, वहाँ पे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो लोन एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है माले में। ओके, माले में ये साइन किया गया एग्जिम बैंक के जनरल मैनेजर निर्मित वेद और उनके साथ ही मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर इब्राहिम आमिर के द्वारा। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो भारत और मालदीव के बीच में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा, ओके, 3 LOC हो चुके हैं अभी तक, 3 लाइन ऑफ क्रेडिट, जिनका जो टोटल है वो हो रहा है $1.2 बिलियन। ओके, तो भारत सरकार के बिहाफ में ये लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई गई है तीनों मालदीव के लिए, टोटल $1.2 बिलियन की। और यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी एक तरह का लोन ही होता है। ओके, जैसे नॉर्मली कोई लोन लेता है तो कोई उसे एक अमाउंट दे दिया जाता है। सपोज़ अगर 500 मिलियन का लोन है तो पूरा 500 मिलियन एक साथ ही दे दिया जाएगा, और जब वो सामने वाला लोन वापस करेगा तो पूरे 500 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है उसमें क्या होता है, सपोज़ 500 मिलियन की अगर लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है तो ये 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट में से जितना भी सामने वाली पार्टी को जितना भी अमाउंट चाहिए वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेता रहता है। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा 500 ही ले ले। ओके, इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 500। ओके, मैक्सिमम लिमिट होती है, ये मैक्सिमम 500 मिलियन ही निकाल सकते हैं इस लाइन ऑफ क्रेडिट में से। उसके अलावा अगर उन्हें कम अमाउंट चाहिए तो वो कम अमाउंट भी ले सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट उतने ही अमाउंट पे लगेगा जितना इस लाइन ऑफ क्रेडिट में से अमाउंट यूज़ किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल लोन में और लाइन ऑफ क्रेडिट में। तो जो एग्जिम बैंक है इसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। यहाँ के MD हैं डेविड रेस्क्विन्हा, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तजिकिस्तान फॉर द 5th टर्म। 5वें कार्यकाल के लिए तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तभी हाल ही में एमोमाली रहमोन के एमोमाली रहमोन को फिर से चुना गया है तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में, और अब ये इनका 5वां कार्यकाल होगा, यानी ये 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तजिकिस्तान के। उसके अलावा जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं ये भी हाल ही में बेलारूस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। जो इस्माइल तोरोआमा है, इस्माइल तोरोआमा अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ बुगेनविले। ओके, बुगेनविले में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो सादिर जापारोव हैं ये अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ की कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है सोमोनी। प्रेसिडेंट बने हैं फिर से एमोमाली रहमोन, और प्राइम मिनिस्टर हैं कोखिर रसूलजोदा। ओके, कोखिर रसूलजोदा। तो ये मूव करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड द वेचवा करानी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहेब विखे पाटिल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब विखे पाटिल की एक आत्मकथा है उसे जारी किया है, और उनकी आत्मकथा का नाम है डेह बीचवा करनी। नेक्स्ट है, हरीश कोटेचा हैज़ बीन अवॉर्डेड द सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ गूगल पे एंड वीज़ा। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा की साझेदारी में एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पोलिश फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की नेम्ड एज यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो हाल ही में पोलिश फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की को यूईएफए यानी यूएफए के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और लास्ट है, नेपाल एंड पाकिस्तान हैव बीन री इलेक्टेड एज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेपाल और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। भारतीय कपास के लिए पहले ब्रांड और लोगो को किसने लॉन्च किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच स्टेट विल गेट कंट्रीज फर्स्ट एवर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। किस राज्य में देश के पहले जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ओके, गुजरात बनेगा भारत का पहला राज्य
जहाँ पे भारत के पहले 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क यानी कि जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।